नमस्कार मित्रों। आज दिवाली का दिन है और सबसे पहले तो दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज मेरा पहला धारावाहिक भी जो है शूट हो रहा है। इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है मेरी अनजान कविताएँ, है ना? इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि ये जो कविताएँ हैं, ये बहुत लंबे समय तक गुप्त रही हैं, बहुत लोगों ने सुनी नहीं हैं। और ये किसी बहुत प्रचलित कवि से नहीं है, ये एक ऐसे कवि से हैं, एक ऐसे कवि के द्वारा लिखी गई हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते। उनके कुछ मित्र जानते होंगे उनको, लेकिन वो अनजान हैं और वो अनजान रहना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से कविताएँ लिख रहे हैं, तरह-तरह की कविताएँ लिखी हैं, लेकिन वो अनजान रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस अपने लिए लिखता हूँ। तो जब मैंने इनकी कविताएँ पढ़ी तो मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ कविताएँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, आपके जो जो विचार हैं, जो जिस तरह की भावनाओं के साथ आपने ये कविताएँ लिखी हैं, बहुत ही मनोरम हैं। तो आप साझा क्यों नहीं करते इसको दुनिया के साथ? आपको करना चाहिए, प्रकाशन की ओर ध्यान देना चाहिए, है ना? लेकिन इन्होंने कहा कि ये अनजान ही रहना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, भई इतनी अच्छी कविताएँ हैं, जिन लोगों को कविताएँ पसंद हैं, उनके साथ साझा करनी चाहिए। तो ये बीड़ा मैंने उठाया। तो इनका नाम हम गुप्त ही रखेंगे क्योंकि ऐसा उनका अनुरोध है। और इनकी जो कविताएँ हैं वो मैं आपको सुनाऊँगा और फिर हम इसकी विवेचना अपने हिसाब से करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? तो जब मैंने इनके सामने ये विचार रखा कि भई मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी कविताएँ लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि यार मैं तो होऊँगा नहीं वहाँ पर क्योंकि मुझे तो गुप्त रहना है। तो मैंने किस भाव से लिखी है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, वो कैसे लोगों तक पहुँचेगी? तो मैंने कहा कि महोदय, ये आप हम पर छोड़िए। आपने एक भावना से लिखी होगी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो जो भावनाएँ होंगी, जो इमोशंस होंगे वो केवल आपके हैं, वो बहुत लोगों के होंगे, है ना? बहुत लोग इन कविताओं के माध्यम से अपने उन अनुभवों को हो सकता है फिर से जी रहे हों। तो ये आप दर्शकों पर छोड़िए, श्रोताओं पर छोड़िए, मैं और श्रोतागण जो हैं, हम इसमें अपना एक एक अपना ही मतलब ढूँढ लेंगे। शायद वो होना भी चाहिए क्योंकि ये जो जो कला होती है, वो कलाकार से उत्पन्न तो होती हैं, कलाकार उसकी उत्पत्ति तो करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो विश्व की धरोहर होती है। वो कवि की निजी संपत्ति ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होती, या किसी भी कलाकार की। अ, वो उन्हें साझा करना चाहिए। तो ये बीड़ा मैंने उठाया है और चूँकि ये कविताएँ अनजान हैं तो मेरी अनजान कविताएँ मैंने इसको नाम दिया है। और हम इनकी कविताएँ पढ़ा करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट्स वगैरह के माध्यम से अपने अपने विचार रख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी कविताओं की खूबसूरती को हम अपने हिसाब से जी पाएँ। ठीक है? हाँ, एक और ख़ास बात, इन्होंने इनकी एक एक बड़े ख़ास मित्र थे इनके, उन्होंने इनके लिए एक पुस्तक छपवाई थी। छपवाई क्या, एक ही इसकी प्रति है। तो उन्होंने इनकी कविताओं को जो है एक पुस्तक का रूप दिया था जो प्रकाशन में नहीं गई क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। तो मैं इसमें से ही उठाऊँगा इनकी कविताएँ और जब ये पुस्तक ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी जो बाकी कविताएँ हैं, वो हम उसको आपके साथ साझा करेंगे, है ना? अच्छा, इससे पहले कि मैं इनकी कविताएँ शुरू करूँ, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी कोई एक तरह की शैली नहीं है क्योंकि ये बस भावपूर्ण लिखते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है। जैसी इनकी भावनाएँ रही वैसा उन्होंने लिख दिया। तो इनकी जो भाषा है, वो भी आप देखेंगे कि अलग-अलग है कविताओं में, है ना? इनकी शैली भी अलग-अलग है। कभी कुछ ब्रज भाषा के शब्द ले लिए, कभी कुछ संस्कृत से शब्द ले लिए, कभी कुछ उर्दू से शब्द ले लिए। तो इन्होंने नग़्मे भी लिखे हैं, शायरी भी काफ़ी लिखी है, कविताएँ शुद्ध हिंदी में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, मिश्रित भाषा में भी काफ़ी प्रयास किया है। तो कोई एक प्रकार की शैली नहीं है, तो इस बात का हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई एक ही तरह की कविता जो है हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, है ना?
तो आज के इस धारावाहिक में मैं एक कविता साझा करूंगा आपके साथ, और अगले धारावाहिकों में हम सीधे कविता पर आएंगे, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करेंगे जो हमारी और आपकी समझ होगी, और उस पर विवेचना करेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं। एक कविता है, इसका शीर्षक है विनय, और ये जो है ये थोड़ी सी शुद्ध संस्कृत नुमा हिंदी की तरह से लिखी गई है। छोटी सी कविता है। अपनी प्रेयसी का बखान करती हुई ये कविता है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, जो कवि हैं, जो प्रेमी हैं, जो नायक हैं, वो अपनी नायिका से मंत्रमुग्ध हैं और उसी को उनके रूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी भावनाओं को सामने रखा है। तो एक बार मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। तो शीर्षक है विनय। प्रेम पिपासा बढ़ती जाए, देख तेरे तन की ज्वाला, ले आलिंगन में बांध मुझे, हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला। स्पर्श मात्र तेरा कर लूं, तृप्त मेरा मन हो जाए, नश्वर शरीर अमर्त्य प्राण दोनों ही पावन हो जाए। फिर कुसुम वक्ष पर हिय समीप, कर मस्तक नत सो जाऊं, केशों के गहरे कानन में भटके मृग सा खो जाऊं। रूप के मय में तिनके सा, होकर बेकल में बह जाऊं। हो विभोर मन की व्यथा, कानों में तेरे कह जाऊं। वरण करे फिर तू मेरा, ले करके फूलों की माला, ले आलिंगन में बांध मुझे, हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला। तो यहाँ पर जो कविता है वो शेष होती है। तो जैसा आपने सुना, इस कविता में प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन है और साथ ही साथ प्रेयसी इनको अपना ले, इनका वरण कर ले, ऐसा एक अनुरोध, ऐसी एक आशा भी है। भाषा बड़ी सुंदर है। थोड़ी सी मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन शुद्ध हिंदी की तरफ है। अब इसको एक बार और देखेंगे और इन पंक्तियों में जो मधुरता है, जो मिठास है, उसको और गहरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम पिपासा बढ़ती जाए, देख तेरे तन की ज्वाला, ले आलिंगन में बांध मुझे, हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला। तो प्रेम पिपासा का अर्थ तो हो गया प्रेम की प्यास, प्यार की प्यास। देख तेरे तन की ज्वाला, ये वर्णन कर रहे हैं कि इनकी प्रेयसी का तन जो है, उसका जो सौंदर्य है इतना मनमोहक है कि वो एक ज्वाला है। वो इतना सौंदर्य है उसमें, जैसे ज्वाला होती है ना, एकदम प्रकाशमय कर देती है चारों तरफ। अगर अंधेरे में हो तो, अगर ज्वाला हुई तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। तो ऐसा तन है उनका, इनकी प्रेयसी का, और उसको देखते हैं तो प्रेम की पिपासा और बढ़ जाती है। ले आलिंगन में बांध मुझे, हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला। अब यहाँ पर देखिए शब्दों का जो प्रयोग है, स्वर्ण वर्ण कोमल बाला, है ना। ले आलिंगन में बांध मुझे का अर्थ तो सीधा सीधा हो गया कि मुझे गले से लगा लें। प्रेयसी से ये अनुरोध है कि मुझे गले से लगा लो। हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला, स्वर्ण वर्ण मतलब सोने की तरह जो दिखती हो, है ना, सोने की तरह दिखने वाली कोमल सी बाला। बाला मतलब स्त्री, लड़की, ये समझ सकते हैं। तो इसका सरल अर्थ ये हो गया कि ये जो स्वर्ण वर्ण की सुनहली सी, कोमल सी जो बाला है इनकी प्रेयसी, उसके सौंदर्य का आकर्षण ऐसा है जिसको देख करके प्रेम की जो पिपासा है, जो प्यास है, वो बढ़ती जाती है और अनुरोध है कि मुझे आलिंगन में, यानी कि गले से लगा ले। अब देखिए इसके आगे इस सौंदर्य का कैसा वर्णन कर रहे हैं कवि। स्पर्श मात्र तेरा कर लूं, तृप्त मेरा मन हो जाए, नश्वर शरीर अमर्त्य प्राण दोनों ही पावन हो जाए। तो ये जो प्रेम है ये भूलोक से ऊपर जा चुका है, ये अलग ही पटल पर जा चुका है। स्पर्श मात्र तेरा कर लूं, तुझे छू करके, अगर बस तुझे एक बार छू लूं, मेरा जो मन है, मन की जो प्यास है, प्रेम पिपासा है ना,
प्रेम पिपासा जागी है, वो तृप्त हो जाएगी, बस एक बार हल्का सा छू लूं, थोड़ा नज़दीक आ जाऊं। दूर से तो स्वप्न ही रहते हैं, जब तक स्वप्न को आप स्पर्श ना कर पाएं, आपको लगता ही नहीं कि ये यथार्थ है ना, तो तृप्ति नहीं होती। जहाँ तक मेरा समझना है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो सौंदर्य है, ये जो मेरी प्रेयसी हैं, ये केवल एक छलावा है, केवल मेरा भ्रम है, केवल मेरा मेरा स्वप्न है। तो एक बार यदि मैं छू पाऊँ, तो ही मेरा जो मन है वो तृप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला देखिए, नश्वर शरीर, जो शरीर जो नष्ट हो सकता है, और प्राण, आत्मा कह लीजिए, अमर्त्य प्राण जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, दोनों पावन हो जाएं। तो ये तन की जो ज्वाला है उनकी, इसमें मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों पावन हो जाएगी। प्रेम का ऐसा रूप, ऐसा वर्णन, अद्भुत। फिर देखिए, कुसुम वक्ष पर हिय समीप, कर मस्तक नत सो जाऊं। कुसुम मतलब फूल जैसा, वक्ष मतलब ग्रीवा, इसके समीप, हृदय के समीप, ऐसा मुझे लगता है, कह रहे हैं कवि, कर मस्तक नत सो जाऊं, अपना सिर झुकाऊं और अपनी प्रेयसी के आलिंगन में, उनके कोमल वक्ष के करीब, उनके कोमल वक्ष के पास सो जाऊं, इतना चैन मिल जाए, है ना। केशों के गहरे कानन में भटके मृग सा खो जाऊं। केश, गहरा, कानन मने जंगल। तो ये जो उनके उनके केश हैं, इसका जो एक गहरा जंगल है, जैसे मृग भटक जाता है, वैसा ये भटकना चाहते हैं। मतलब ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये खुद को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को जो है, अपनी प्रेयसी को सुपुर्द कर देना चाहते हैं कि अपने आलिंगन में ना सिर्फ आप मुझे बांधिए, बल्कि आप मुझे अपना ही कर लीजिए, है ना, आप में ही खो जाऊं, केशों के गहरे कानन में खो जाऊं। जैसे एक भटका मृग खो जाता है, वैसे ही मैं भी आपके केशों के कानन में खो जाऊं। रूप के मय में तिनके सा होकर पेकल मैं बह जाऊं। हो विभोर मन की व्यथा कानों में तेरे कह जाऊं। अब मन में व्यथा तो होनी ही थी, इतना प्रेम है, इतना अनुरोध है, ये व्यथा ही तो है। जब तक पूरी नहीं हो पाती प्रेम पिपासा, वो एक व्यथा ही तो बनकर रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कवि जो है यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मेरी प्रेयसी का जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, बस अब मैं उसमें तिनके साथ बहना चाहता हूँ। जैसे तिनका होता है ना, कभी हवा के साथ बहता है, कभी नदी के साथ बहता है, माने अपना अस्तित्व खो चुका है और मिल चुका है प्रकृति में, है ना। कभी नदी में मिल गया, कभी झरने में मिल गया, कभी आकाश में मिल गया। तो वैसा ही जो प्रेमी हैं, जो कवि हैं, जो नायक हैं, अपने अस्तित्व को सुपुर्द कर देना चाहते हैं। वही बार बार बतला रहे हैं, एकदम बेकल होकर बह जाए, उसी में खो जाए, उसी में रम जाए। और उनकी जो मन की व्यथा है, कानों में तेरे कह जाऊं, प्रेम पिपासा पूरी नहीं होगी तो व्यथा ही रहेगी। और वो व्यथा वो बताना भी चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। असीम प्रेम। और अंत में कहते हैं, वरण करे फिर तू मेरा, लेकर फूलों की माला, ले आलिंगन में बांध मुझे, हे स्वर्ण वर्ण कोमल बाला। मुझे भी तू वर ले, मुझे अपना बना ले। फूलों की माला का अर्थात मुझे ये लगता है कि जैसे विवाह होता है ना, फूलों की माला प्रेयसी ने डाली, स्वयंवर में आपने देखा होगा, ये एक बार ये माला माला पहना करके जो है इन्होंने वरण कर लिया कि अब मैं आपका हूँ। तो पूरा जो है संपूर्ण हो गया प्रेम, आपका हो गया, हर तरीके से आपका हो गया, शरीर से आपका हो गया, मन से आपका हो गया, आत्मा से आपका हो गया, अस्तित्व से आपका हो गया, और अंत में जो है आपका वर भी बन गया, आपने मेरा वरण भी कर लिया। तो ये अनुरोध है, अद्भुत। तो मुझे ऐसा लगता है, ये जो भाव है, ये जो अनुभव है, हम में से कई लोगों ने किया होगा। कोई हमारी प्रेयसी होंगी, कुछ लोगों को मिल गई होंगी, कुछ लोगों को की व्यथा जो है आज भी व्यथा ही होगी, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने इसको अनुभव किया है। इन शब्दों में नहीं किया होगा, लेकिन इस तरह के अनुभवों से मुझे लगता है
कई लोग गुजरे हैं, गुजर रहे हैं, शायद आगे भी गुजरेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रेयसी की जो जो इन्होंने कल्पना की है या किसी को देखकर ये जो लिखा है, हमें स्मरण रहे कि ये जो रूप है, ये जो सौंदर्य है, ये प्रेमी की नज़रों में है, नायक की नज़रों में है। इसका अर्थात ये नहीं कि वो स्वर्ग की रंभा है, ये इनकी प्रेयसी हैं, तो इनके लिए स्वर्ण वर्ण कोमल वाला है। तो इनके लिए अपनी प्रेयसी का रूप जो है वो अद्भुत है, मनोहर है। इसका अर्थात इसका हमें ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वो स्वर्ग की कोई अप्सरा है। जब प्रेम आंखों में होता है तो आपकी प्रेयसी, आपके प्रेमी ही सर्वाधिक सुंदर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थी आज की कविता। अब हम अगले धारावाहिक में मिलेंगे। मैं एक और कोई ऐसी कविता लाऊंगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, कविता आपको कैसी लगी। और बस अपना प्रेम देते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले धारावाहिक में और हम सुनेंगे कुछ मेरी अनजान कविताएं। नमस्कार।